बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड एक्विलिब्रियम, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है स्केलर प्रोडक्ट, जिसका दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जी, स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है? डॉट प्रोडक्ट। पहले आपको याद होगा हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। इससे पहले 2-4 लेक्चर पहले था मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, कि हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर नंबर से या किसी स्केलर क्वांटिटी से ज़रब देते थे। लेकिन आज का जो लेक्चर है वो आपने देखना है वेक्टर को वेक्टर से ही मल्टीप्लाई करना है। बात समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब ये है कि इफ़ द प्रोडक्ट, इसकी डेफिनेशन आप लोग नोट करेंगे, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर दो वेक्टरों को ज़रब देने से आंसर आए स्केलर क्वांटिटी, यानी कि ज़रब आपने दो वेक्टरों को देनी है, वेक्टर को वेक्टर से ही मल्टीप्लाई करना है और आंसर है स्केलर, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे? स्केलर प्रोडक्ट। बात समझ आ गई? प्रोडक्ट का मतलब है ज़रब देना। अगर दो वेक्टरों को मल्टीप्लाई करने से आंसर में आए स्केलर, तो ऐसे प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट। इसका फार्मूला क्या होगा? ए वेक्टर डॉट बी। अब आप ज़रा गौर करें कि दो वेक्टर ए और बी के दरमियान हमने क्या डाला है? डॉट। उसकी वजह, क्योंकि इसका दूसरा नाम क्या है? डॉट प्रोडक्ट। तो क्या होगा बेटा इसका फार्मूला बताएं? ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड, डॉट है तो कॉस थीटा, डॉट है तो कॉस थीटा। ये इसका फार्मूला है, आप लोग नोट कर लें काइंडली। ये आगे न्यूमेरिकल में भी यूज़ होगा, आगे फर्दर भी इसका यूज़ है। यानी कि जब भी डॉट प्रोडक्ट होगा तो एंगल कॉस थीटा ही आएगा। उसकी वजह भी बताता हूँ कि अक्सर बच्चे पूछते हैं सर ऐसा क्यों है? क्योंकि ये लीनियर मोशन के लिए है। आप लोग ज़रा याद रखिएगा कि ये जो स्केलर प्रोडक्ट है ना, फॉर लीनियर मोशन, मैं अभी आपको समझाता भी हूँ। पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें ज़रा नोट कर लें, फिर मैं कोस थीटा बताता हूँ कि क्यों आया। इस थीटा के मुतालिक कुछ बातें नोट कर लीजिएगा। थीटा इज़ always between the tails of two vectors, the tails of two vectors A and B। बेटा याद रखिएगा, ये जो वेक्टर, वो जो मैं आपको पहले 2-4 लेक्चरों में पढ़ा चुका ना, थीटा इज़ ऑलवेज, आपने जो पहले पढ़ा रखा है कि विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उधर था वेक्टर एक, हम बात करते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में। आज अब वो वाली कहानी नहीं है। अब थीटा है दो वेक्टर्स के दरमियान। वो आप पुरानी कहानी को अब छोड़ दें, पहले था एक वेक्टर, अब है दो। तो अगर ये एंगल थीटा हमेशा किसके दरमियान होगा? बिटवीन द टेल्स ऑफ टू वेक्टर। बेटा याद रखिएगा, जब भी दो वेक्टर होंगे ना, जब भी दो वेक्टर होंगे तो एंगल हमेशा दोनों वेक्टरों की टेल्स के दरमियान लेंगे। कभी भी हेड और टेल के दरमियान एंगल नहीं लेना, ये बात ज़हन में बिठा लें। नंबर 1 बात कि जो एंगल होगा वो दोनों वेक्टरों की किसके दरमियान होगा? टेल्स के दरमियान। और याद रखिएगा, कभी भी ये एंगल, कभी भी एंगल हमेशा 0 डिग्री से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। आप बात समझ रहे हैं? द एंगल इज ग्रेटर देन 0 डिग्री। एक मिनट, इस तरह कर लें जी। बेटा ये बात आप लोगों ने नोट करनी नहीं। इस थीटा के मुतालिक 2-3 बड़ी अहम सी बातें हैं। पहली बात तो ये कि दो वेक्टरों के दरमियान जो एंगल थीटा होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। ये बात ज़हन नशीन कर लें कि कभी भी दो वेक्टरों के दरमियान एंगल आपने 180 डिग्री से बड़ा नहीं लेना। 0 और 180 के बिटवीन होगा। 180 डिग्री से बड़ा एंगल नहीं लेना जब भी दो वेक्टरों की बात होगी। अब एक बात आपको याद होगी कि दो वेक्टरों के दरमियान एंगल हमेशा 0 और 180 डिग्री के दरमियान होगा। 180 डिग्री से बड़ा एंगल कभी भी नहीं लेना। दूसरी बात, जब भी एंगल लेना है दो वेक्टर्स के दरमियान, तो वो हमेशा उनकी किसके दरमियान लेना है? टेल्स के दरमियान। दूसरी बात, तीसरी बात, जब भी आपने एंगल थीटा लेना है, थीटा इज़ द स्मॉलर ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मैं ज़रा रफ अमल पे इधर समझाता हूँ, ज़रा देखें। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है।
आपने देखे एक तो एंगल ये बन रहा है, मिसाल के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि ये एंगल है 60 डिग्री। अब एक एंगल ये भी तो बन रहा है ना, पॉसिबल ये भी तो है। अब ये एंगल 60 है तो ये कितना होगा 270। 270 तो ले ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि कभी भी दो वेक्टरों के दरमियान एंगल 180 डिग्री से बड़ा नहीं होगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, थीटा इज़ द स्मॉलर ऑफ द एंगल। ये बात आप साइड पे लिख लें, थीटा इज़ द स्मॉलर ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ए और बी के दरमियान जो छोटे दो एंगल बनते होंगे, आपने कौन सा लेना, जो स्मॉलर एंगल है। ये बड़ा एंगल नहीं लेना, हमेशा स्मॉल एंगल लेना है। एक तो आपने क्या लेना है, थीटा के मुताबिक। अब तीन बातें आपने ध्यान में रखनी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर आगे चलते हैं। थीटा जो एंगल है वो हमेशा दोनों वेक्टरों की टेल के दरमियान होगा, पहली बात। दूसरी बात, जो एंगल थीटा है वो दोनों वेक्टरों के दरमियान होगा, लेकिन वो 0 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। दूसरी बात। तीसरी बात, थीटा इज़ द स्मॉलर ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। यानी कि दो वेक्टर, एक ये एंगल बनता है, एक ये। आपने छोटे वाला लेना है, ये वाला। बात समझ आ गई? तो आई होप कि थीटा के मुतालिक आपको कुछ बातें समझ आ गई होंगी सारी। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट, और इसको जाहिर कैसे करते हैं। वी पुट अ डॉट बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी। हम ए और बी के दरमियान डॉट पुट करेंगे, बिकॉज इसका दूसरा नाम क्या है, डॉट प्रोडक्ट। तो अभी तक हमने क्या सीखा बेटा, सबसे पहले तो मैंने आपको स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम बताया, डॉट प्रोडक्ट। इसकी डेफिनेशन बताई है कि अगर दो वेक्टरों को ज़रब देने से आंसर है स्केलर क्वांटिटी, तो इसको स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। इसको जाहिर कैसे करते हैं, वी पुट अ डॉट, दो वेक्टरों के दरमियान डॉट पुट करेंगे। डॉट है ए की मैग्नीट्यूड, बी की मैग्नीट्यूड, डॉट है तो कॉस थीटा। अभी बताता भी हूँ कि डॉट हो तो कॉस थीटा ही क्यों आता है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, इस थीटा के मुतालिक तीन बातें मैंने आपको 2-3 मरतबा रिपीट कर दी हैं। अब चलते हैं आगे एग्जाम्पल्स की तरफ। बेटा ये देखें, ये वर्क है ना, अब ज़रा गौर कीजिएगा। फोर्स वर्क का फार्मूला आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, W=F.D। फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, लेकिन वर्क स्केलर है। वर्क के ऊपर एरो नहीं आना, बिकॉज वर्क इज अ स्केलर। तो अब आप गौर करें कि हम दो वेक्टरों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर क्या आ रहा है, स्केलर। अच्छा, दूसरा पावर का फार्मूला है P=F.V। एक आपने पढ़ा हो ना, P=W/T। W की वैल्यू पुट कर दें F.D, तो उससे ये फार्मूला निकला हुआ है, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। तो फोर्स और वेलोसिटी का भी डॉट प्रोडक्ट है, तो इसको पावर कहते हैं, पावर भी स्केलर है। ये दोनों एग्जाम्पल्स आपने छोटी क्लासों में पढ़ी भी हैं और हम इस फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे भी। इन दो एग्जाम्पल्स, ये वाली जो दो हैं, ये सेकेंड ईयर से रिलेटेड है। E.A और B.A ये सेकेंड ईयर से रिलेटेड है, तो मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि फाई कहते हैं फ्लक्स को। E का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड और A का मतलब है वेक्टर एरिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और B का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड। बेटा ये हम सेकेंड ईयर में जल कर ना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी स्केलर है और मैग्नेटिक फ्लक्स भी स्केलर है। ये E.A है, ये B.A है। E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। बहरहाल ये आपकी बुक में कुछ थी, मैंने लिख दी हैं, तो आप कोई सी दो एग्जाम्पल्स भी कर सकते हैं। ये सेकेंड ईयर से रिलेटेड है और ये फर्स्ट ईयर से, ठीक है। अब आगे चलते हैं जी। थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ कि अब मैंने आपको बताया था ना कि cos थीटा ही क्यों लेना है, इसकी वजह भी बताता हूँ, और उसके साथ हम फिजिकल मीनिंग की तरफ चलते हैं। ज़रा गौर कीजिएगा, फिजिकल मीनिंग। ये वेक्टर A है, वेक्टर A, ये आ गया वेक्टर B, वेक्टर A और वेक्टर B। अब आप बताएं थीटा के मुतालिक मैंने आपको क्या बताया हुआ है, थीटा इज़ द स्मॉलर ऑफ द एंगल। एक एंगल तो ये बन रहा है, एक ये बाहर से बन रहा है, तो हम कौन सा एंगल लेंगे, जो एंगल छोटा होगा। दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा, इस एंगल को हम लेंगे। अब फिजिकल मीनिंग के अंदर आपने सबसे पहले बात क्या याद रखनी है, आपने B के हेड से प्रोजेक्शन ड्रा करना है ऑन A, वेक्टर A के ऊपर, B के हेड से। इसको मैं थोड़ा सा आगे लिख देता हूँ, दिस इज़ वेक्टर A। अब आप ज़रा गौर करें, मैंने आपको पहले भी बताया था जितना एंगल बड़ा होता जाए ना उतना प्रोजेक्शन कहते हैं साए को। अब ज़रा गौर कीजिएगा बेटा, ये वेक्टर A है ना, ये वेक्टर A है, इसका साया सबसे बड़ा होगा, आपको नज़र भी आ रहा होगा शैडो, ये बैक साइड पे। जैसे जैसे एंगल एक्स एक्सिस के साथ
ये जो लाइन ए वेक्टर ए है, जैसे जैसे एंगल बड़ा होता जाएगा इसका साया छोटा होता जाएगा, और जैसे ही 90 डिग्री का एंगल होगा आपको नज़र आ रहा होगा कि आपको शेडो नज़र आना बंद हो गया है। यानी कि बच्चे कहते हैं सर ये वेक्टर इतना है, शेडो इतना है। जिस तरह ये वेक्टर बड़ा होता जाएगा ना, इस तरह यूँ मूव करता जाएगा, इसका शेडो कम होता जाएगा। इसको याद ऐसे कर लें कि अगर एंगल बड़ा होता जाएगा तो शेडो कम होता जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैं क्या कहूँगा, दिस इज़ बी कॉस थीटा, और ये वाला क्या है, बी साइन थीटा। अब आप ज़रा गौर करें, ये जो स्केलर प्रोडक्ट है, मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी, ये लीनियर मोशन के लिए इस्तेमाल होता है। इससे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा ना वेक्टर प्रोडक्ट, बेटा वो होता है सर्कुलर मोशन के लिए, एंगुलर मोशन के लिए। ये बात आप जेहन में रखिएगा। स्केलर प्रोडक्ट इज यूज फॉर लीनियर मोशन, यानी कि आप ज़मीन पे आगे पीछे जा रहे हैं। और जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा ना, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, उसमें साइन थीटा यूज़ करेंगे। अब आप ज़रा गौर करें ना, अगर साइन थीटा वाला कंपोनेंट यूज़ करें तो ये तो यूँ घूमना शुरू कर देगा, जबकि कोस थीटा बिल्कुल यूँ लीनियर मोशन में है। तो मैंने आपको कहा था ना, बताऊंगा कि कोस थीटा ही क्यों है, क्योंकि कोस थीटा की वजह से बॉडी आगे पीछे जा रहा है। ये इधर हम वर्क के केस में भी देख सकते हैं, देखें ना, ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, ये आगे को जा रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स है, दिस इज़ फोर्स एफ, एंगल है थीटा। अब ये प्रोजेक्शन में ड्रा करता हूँ, दिस इज़ एफ कोस थीटा एंड दिस इज़ एफ साइन थीटा। अब मुझे बताएं, एफ कोस थीटा की वजह से तो आगे जाएगा ना, लेकिन अगर मैं एफ साइन थीटा यूज़ करूँगा तो ये बॉडी यूँ मूव करना शुरू कर देगा, यानी कि सर्कल में। तो साइन थीटा सर्कुलर मोशन के लिए यूज़ होता है और कोस थीटा लीनियर मोशन के लिए यूज़ होता है। यही वजह है कि हम डॉट के साथ कोस थीटा लेते हैं, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट हमेशा लीनियर मोशन के लिए अप्लाई होता है। तो आई होप कि आज आपको ये बात भी पता चली होगी कि कोस थीटा ही क्यों है। अच्छा जी, अब आगे आपने बी के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा किया ए के ऊपर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे जी, ए डॉट बी इज इक्वल टू, अब आपने इसको कैसे लिखना है, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड दूसरे का कंपोनेंट, पहले की मैग्नीट्यूड दूसरे का कंपोनेंट। कैसे बना, ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड डॉट है तो कोस थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटू बी कोस थीटा, ब्रैकेट में बी कोस थीटा लग करते हैं। अब ये बी कोस थीटा क्या है बेटा, इसके 2-3 नाम हैं। नंबर 1, इसको हम कह सकते हैं कि ये जो बी कोस थीटा है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, कि ये जो बी कोस थीटा है ये वेक्टर बी का प्रोजेक्शन है। वेक्टर बी का प्रोजेक्शन कहते हैं साए को, किसके ऊपर, ऑन ए। इसका एक दूसरा नाम भी है, दिस इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए के साथ। तो आप ज़रा गौर कीजिएगा, तो इस बी के मैंने 2 नाम बताए हैं। तो फिजिकल मीनिंग आपको समझ आया कि डॉट प्रोडक्ट का क्या है। सबसे पहले आपने 2 वेक्टर लेने हैं, ए और बी। बी के हेड से प्रोजेक्शन ड्रा करना है बी कोस थीटा। साइन थीटा ले नहीं सकते, मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन के लिए, जब ये एंगल यूज़ होगा ना तो ये बॉडी यूँ मूव करना शुरू कर देगा। ये जो वेक्टर बी है, बी कोस थीटा, ये वेक्टर बी का साया है ए के ऊपर। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 वेक्टर है हमारे पास, दिस इज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इसको थोड़ा सा इधर बना लेते हैं, वेक्टर बी। अब आप ज़रा गौर कीजिएगा, पहले हमने बी के हेड से प्रोजेक्शन ड्रॉ किया है ए के ऊपर, अब ए के हेड से बी के ऊपर। अक्सर बच्चे इधर कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं ज़रा थोड़ा सा ना इस बी को यूँ बढ़ाता हूँ पीछे की तरफ। अब आप बच्चे ये समझें, ये एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है, इसको थोड़ा सा यूँ करके देखें। पहले बी के हेड से था ए के ऊपर, अब ए के हेड से बी के ऊपर, एंगल है थीटा, तो इसको हम क्या लेंगे, दिस इज ए कोस थीटा, और इसके सामने क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। तो हम कौन सा लेंगे, ये वाला एंगल ए कोस थीटा, यानी कि जो यहाँ से लेके यहाँ तक बनता है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, ए डॉट बी है, और इसको क्या लिखेंगे, बी डॉट ए। तो क्या लिखेंगे, बी डॉट ए
इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा था, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड दूसरे का कंपोनेंट ए कॉस थीटा। तो जी स्टूडेंट्स क्या होगा जी, इसको ब्रैकेट में लिख लें बी ए कॉस थीटा। अब इसको सेम ये दोनों लफ्ज़ आपने लिख देने, बस थोड़ा सा उलट होगा। इसको आपने लिखना है प्रोजेक्शन, ये लफ्ज़ क्या है जी, प्रोजेक्शन कहते हैं साए को। आपने लिखना है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, इस जगह पे लिख लेंगे ना, ए कॉस थीटा क्या है, ये प्रोजेक्शन साया है किसका, वेक्टर ए का बी के ऊपर, या दूसरे लफ्ज़ों में कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, यानी कि इनकी ऑर्डर चेंज कर देना इस जगह पे। तो ए कॉस थीटा के मुतालिक आपने यही दो सेंटेंस लिख देने, बस बी और ए का ऑर्डर चेंज कर देना है, ठीक है बेटा। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम इसकी फिजिकल मीनिंग आपने समझ ली है, अब चलते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ, इसकी क्या क्या खूबी हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है जी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बेटा कॉम्यूटेटिव का सादा लफ्ज़ों में मतलब ये है कि अगर हम दो चीज़ों का ऑर्डर चेंज कर दें तो आंसर पे कोई फ़र्क ना पड़े, उनकी तरतीब को चेंज कर दें। मिसाल के तौर पर हमने देखा ये ए डॉट बी किसके इक्वल है, ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेता हूँ। एंड बी डॉट ए किसके इक्वल है, बी की मैग्नीट्यूड ए की मैग्नीट्यूड डॉट है तो कॉस थीटा। अब ये जो बी ए मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जी कि बी ए इज़ इक्वल टू ए बी, मल्टीप्लाई में बराबर होता है ना, 2 ज़रब 3 या 3 ज़रब 2 6। तो हम क्या करेंगे, बी डॉट ए इज़ इक्वल टू बी ए की जगह पे ए बी लिख दें, ए बी कॉस थीटा। अब ए बी कॉस थीटा किसके इक्वल है, ए डॉट बी के। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बी डॉट ए इज़ इक्वल टू ए डॉट बी। ये है आपके पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पता चला कि डॉट प्रोडक्ट में अगर हम दो वेक्टर्स का ऑर्डर चेंज कर दें, उनकी तरतीब चेंज कर दें, तो आंसर सेम ही आता है। इसकी डायग्राम के लिए यही आपने फॉलो कर लेना है, ठीक है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट में होल्ड करती है। आगे चलते हैं जी परपेंडिकुलर वेक्टर। अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये एंगल है 90 डिग्री। अच्छा इधर मैंने एक गलती की है, बताएं ज़रा क्या की, ज़रा सोचें आप लोग। अभी मैं शुरू में आपको पढ़ा के आया हूँ, देखें ज़रा। मैंने आपको कहा था कि आपने एंगल हमेशा दो वेक्टरों की टेल्स के दरमियान लेना, ये तो हेड और टेल है, ये गलत है। आपने क्या करना है कि जब भी एंगल लेना है, परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री। तब आप ज़रा गौर करें, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी इस तरह बनाना है। ए और बी के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो मैंने कहा था ना, हमेशा दो वेक्टरों के दरमियान एंगल हमेशा उनकी टेल्स के दरमियान लेना है। बनता तो वो भी 90 था, लेकिन वो तरीकाकार ठीक नहीं था। तो क्या लिखेंगे जी, ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, 90 डिग्री। तो ए बी कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है बेटा, 0। कॉस 90 कितना है, 0। तो क्या आ जाएगा, कॉस 0 1 होता है। और ये ए डॉट बी ऐसे ही लिखते जाएंगे, ए डॉट बी। तो ले जी, पता चला कि डॉट प्रोडक्ट में अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे तो उनका आंसर हमेशा 0 होगा। और ये बड़ा अहम तरीका है, हमारा न्यूमेरिकल भी इस तरह है। कभी भी आपने चेक करना हो ना कि दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट ले लें, ये जहन नशीन कर लें। पैरेलल अगर चेक करना हो कि दो वेक्टर पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल, उनके लिए नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, वो यूज़ करेंगे, जहन में बिठा लें। पैरेलल अगर आपने चेक करना है कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट ले लें। अगर आंसर आ गया 0 तो हम लिख देंगे यस बोथ वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। अगर पैरेलल और एंटी पैरेलल चेक करना है तो फिर हम कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, जो नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो बहरहाल ये बड़ा अच्छा तरीका है दो वेक्टरों को परपेंडिकुलर चेक करने के लिए। अगर आंसर आ गया 0 तो यस बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। अब इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर कैसे पढ़ेंगे बेटा, हम ज़रा गौर करें। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, अब ये जो वेक्टर ए है ये किस एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में। तो क्या लिखेंगे, आई कैप डॉट बी वेक्टर किस में है, वाई एक्सिस में। तो क्या आ जाएगा, जे कैप। मैंने आपको पढ़ाया हुआ ना,
कि एक्स वाई जेड आई जे के, एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमेशा आई यूनिट वेक्टर आएगा और वाई एक्सिस के लॉन्ग हमेशा जे यूनिट वेक्टर आएगा। तो आई की मैग्नीट्यूड क्या है 1, जे की मैग्नीट्यूड भी 1, डॉट है तो कोस थीटा 1 इंटू 1 1 नहीं आ जाएगा। कोस कितना है 90, कोस 90 कितना आ गया 0। तो देखे ना, ये हमने वेक्टर की बात की है उनके यूनिट वेक्टर की, तो आई डॉट जे कितना आ जाएगा 0। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जी, आई डॉट जे ये भी 0 आ गया, इज़ इक्वल टू आई को जे से ज़रब दें, जे डॉट के इज़ इक्वल टू के डॉट आई, तो इज़ इक्वल टू 0। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है, आपने इसको ज़हन में बिठा लेना है कि डॉट प्रोडक्ट में अगर डिफरेंट ऑर्डर होगा ना, आई जे, जे के आई, तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। ये MCQs आता है आपके बोर्ड के पेपरों में, आपने इसको नोट कर लेना है। आगे चलते हैं जी, अगर एंगल है 90 डिग्री तो उसको क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। तो ये मैंने नोट के अंदर कुछ बात लिखी है, याद रखेंगे। ये जो 4 क्वाड्रेंट आपने पढ़े हुए हैं, 0 डिग्री, 90, 180, 270 और 360, 0 से 360 डिग्री का एक चक्कर है। याद रखेंगे हम किस एंगल के मुतालिक पढ़ रहे हैं, कोस थीटा के मुतालिक। कोस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और सेकंड और थर्ड में नेगेटिव होता है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अगर एंगल बिल्कुल 90 है तो फिर तो 0 है। अगर 90 से कम है ना, अगर एंगल 90 से कम है तो ऐसे एंगल को अक्यूट एंगल कहते हैं। और 90 से कम देखें जरा, यानी कि 0, 90 से कम कोस क्या है, पॉजिटिव। तो ए बी कोस थीटा हमेशा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो पता चला डॉट प्रोडक्ट में अगर अक्यूट एंगल हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। व्हाट इज अक्यूट एंगल, 90 डिग्री से कम वाले एंगल को अक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक हो गया। अगर 90 डिग्री से बड़ा हो तो उसको ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। 90 डिग्री से बड़ा मतलब 90 से 180 के दरमियान लेना है, लेकिन 180 डिग्री से छोटा क्यों भला, बताया हुआ है कि दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो अगर ऑब्ट्यूज होगा 90 और 180 के दरमियान तो कॉस क्या होता है, नेगेटिव। तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो दो MCQs आपने याद रखने हैं, अक्यूट एंगल पे डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव है और ऑब्ट्यूज पे 90 डिग्री से बड़े पे डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव है और 90 डिग्री पर 0 है। ठीक हो गया। अब आ जाए पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है जी दो वेक्टर्स आपस में एक ही डायरेक्शन में है। तो क्या लिखेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में एक ही डायरेक्शन के अंदर है, तो बेटा उनका एंगल क्या होगा पैरेलल में, 0 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस 0 डिग्री, ए बी थीटा कितना होगा 0 डिग्री। याद रखना पैरेलल में एंगल क्या होता है 0 और कॉस 0 1, तो दिस इज ए बी कॉस 0 1 आ गया। तो ये क्या लिखूंगा, ए बी। ये बात आपने याद रखनी है जी, ये पेपर में MCQs भी आ जाता है कि डॉट प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे, दिस इज पॉजिटिव मैक्सिमम, दिस इज पॉजिटिव मैक्सिमम। एंटी पैरेलल, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब थीटा कितना होगा 180 डिग्री। ये देखें, ये वेक्टर ए और एक वेक्टर इधर आएगा बी, क्योंकि टेल से टेल मिलानी है। तो कितना एंगल हो जाएगा 90 और 90 180। तो पैरेलल में एंगल 0 डिग्री, परपेंडिकुलर में 90 और एंटी पैरेलल में 180। तो कोस 180 क्या होता है बेटा, -1। तो क्या लिखेंगे, ए बी कोस 180 डिग्री और कोस 180 डिग्री क्या है जी, -1। तो ये क्या आ जाएगा, -AB। अब इधर एक बड़ा ही प्यारा MCQs आपके इंट्री टेस्ट लेवल पे भी आता है और बोर्ड लेवल पे भी। दिस इज नेगेटिव मैक्सिमम, दिस इज नेगेटिव मैक्सिमम। बात समझ रहे हैं बेटा। तो ये आपने याद रखना है। MCQs क्या है जी, बच्चे समझते हैं कि अगर एंगल 0 डिग्री होगा तो डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम है और अगर नेगेटिव होगा तो डॉट प्रोडक्ट मिनिमम है। मिनिमम नहीं होता, ये नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन को जाहिर कर रहा है या बता रहा है कि वर्क हो रहा है या वर्क कर रहा है बॉडी। बात समझ रहे हैं कि नहीं। अगर नेगेटिव है ना, मिसाल के तौर पर मैं अभी आपको MCQ एक सोल्व कराता हूँ, उससे आपकी कन्फ्यूजन क्लियर होगी।
जी बेटा, तो आपको पता चला कि अगर पैरेलल है तो डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम है, और अगर एंटी पैरेलल है तो नेगेटिव मैक्सिमम है, मिनिमम नहीं कहना। तो ये एमसीक्यू जरा सोल्व करें। डॉट प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, कि डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा बताएं। ए डॉट बी, डॉट है तो cos थीटा, cos 0 1 cos। अब अगर कुछ बच्चों ने सोचा ना 0 डिग्री पे मैक्सिमम होगा तो वो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि cos 0 1 है, cos 90 0, ये तो बात ही खत्म होगी ना। cos 90 तो होता है 0, cos 180 बच्चे कहेंगे जी -1 है तो मिनिमम है, गलत। दिस इज नेगेटिव मैक्सिमम। तो बेटा इसका ऑप्शन ए भी ठीक है और सी भी, तो डी ऑप्शन आएगा बोथ ए एंड सी, कि ए पर भी मैक्सिमम है, सी पर भी मैक्सिमम है। बेटा देखे ना, अगर मैं लिखता हूँ वर्क 50 जूल और अगर है -50 जूल, तो बताएं कौन सा मैक्सिमम है? दोनों ही मैक्सिमम है। पॉजिटिव का मतलब है कि बॉडी वर्क कर रहा है, नेगेटिव साइन का मतलब है कि कोई चीज़ उस बॉडी पर वर्क कर रही है, उस बॉडी पर वर्क हो रहा है। पता चला कि हम चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ेंगे, नेगेटिव का मतलब मिनिमम नहीं है। बस ये है कि अगर पॉजिटिव है तो बॉडी वर्क कर रही है, नेगेटिव है तो बॉडी पर वर्क हो रहा है। बात समझ आ रही है? अगर मैं किसी बंदे को मार रहा हूँ या कोई मुझे मार रहा है तो है दोनों सूरतों में मैक्सिमम। यही बात बतानी थी, आगे चलते हैं जी बेटा नेक्स्ट आ गया जी सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ का मतलब होता है किसी एक वेक्टर को उसी से ज़रब दे देना, यानी कि ए को ए से या बी को बी से या सी को सी से। तो क्या लिखेंगे? ए डॉट ए की मैग्नीट्यूड फिर ए, अब बी नहीं लिखना, ए इंटू ए, डॉट है तो cos थीटा। सेल्फ प्रोडक्ट में याद रखिएगा एंगल होता है 0 डिग्री, ठीक है। ए इंटू ए का स्केयर, cos थीटा, थीटा कितना 0, cos 0 1। तो पता चला कि सेल्फ प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? स्केयर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर हम यूनिट वेक्टर की टर्म में बात करें, देखें एंगल कितना 0। अब वेक्टर ए किस तरफ है? एक्स एक्सिस की तरफ, तो आई लिखेंगे। अब उसको उसी से ज़रब देनी है, तो आई डॉट आई। अगर ये वेक्टर ए वाई एक्सिस में है तो जे डॉट जे, जेड एक्सिस में है तो के डॉट के, एक वेक्टर को उसी से। तो अगर हम यूनिट वेक्टर की बात करें, पहले वेक्टर था ए डॉट ए, अब लिखेंगे आई डॉट आई। अगर वो एक्स एक्सिस में है तो आई की मैग्नीट्यूड 1, फिर आई की 1, डॉट है तो cos थीटा, cos 0 1, एंगल 0, cos 0 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 1। तो पता चला डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई 1 के इक्वल है। तो मैं कह सकता हूँ कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, ये तीनों किसके इक्वल होंगे? 1। अब इसको याद करने का तरीका ये है कि डॉट प्रोडक्ट में अगर सेम होगा ना आई आई जे जे के, तो ये 1 के इक्वल है। और इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर आई जे जे के आई अगर सेम है तो 1 है, डिफरेंट है तो 0 है। ये आपने याद रखना है। अच्छा, ये अगर हम बात करें स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, बेटा ये वेक्टर ए है, अब हम 3D में बात कर रहे हैं, तो ए एक्स ए वाई ए जेड। अब एक्स के साथ हमेशा याद है आपको एक्स वाई जेड आई जे के, ये इनके यूनिट वेक्टर आ गए। बी के साथ भी इस तरह बी एक्स बी वाई बी जेड आई जे के। ए डॉट बी करना है, पहले वेक्टर ए को लिख दें फिर वेक्टर बी को लिख दें, इनका डॉट प्रोडक्ट ले लें। बेटा एक तो है लेंथी मेथड कि आप पहले को ज़रब दें तीनों के साथ, फिर दूसरे को ज़रब दें तीनों के साथ, फिर तीसरे को ज़रब दें तीनों के साथ, आंसर वही आना है। हम एक शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं, आपने याद रखना है। आपको याद है ना कि डॉट में सेम है तो 1 है, यानी कि अगर आप आई को आई से ज़रब देंगे, आई को आई से ज़रब देंगे तो आंसर 1 आना है। अब आई को जे से और आई को के से ज़रब देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है वो तो 0 आना है। बात समझ रहे हैं ना? सेम को ज़रब देनी, आई को आई से, ये मैं कलर एक यूज़ कर रहा हूँ, जे को जे से और के को के से ज़रब देनी है। बात अब जे को जे से ज़रब देनी है, जे को आई से और के से ज़रब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आंसर 0 आना है। तो क्या आ जाएगा जी? ए डॉट बी, आई को आई से ज़रब दें, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे? ए एक्स बी एक्स। अब आई को दोनों से ज़रब नहीं देनी बस। अब ए वाई बी वाई, जे डॉट जे क्या हो जाएगा? 1, ए जी बी जी के डॉट के 1। अब डॉट ख़त्म करेंगे तो cos थीटा, ए बी cos थीटा, बाकी सारा वही आ जाएगा, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। ठीक, cos थीटा निकालना है, ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा।
तो थीटा निकालने के लिए कोस इधर आके कोस इनवर्स हो जाएगा। तो ये वो फार्मूला है डॉट प्रोडक्ट में एंगल निकालने का, यानी कि अगर दो वेक्टर है ना, डॉट प्रोडक्ट में एंगल आपने निकालना है, उसका कोस इनवर्स ऊपर क्या लिखना है, इसको इससे तरफ दे देनी ए एक्स बी एक्स, मतलब 2 × 3 6, 5 × 4 20, ठीक है, 4 × 3 12, इस तरह ज़रब दे के नीचे ए और बी की मैग्नीट्यूड लेके जो आंसर है उसका कोस इनवर्स ले लें। तो ये एक सिंपल मेथड है जी बेटा। अब बुक के लिहाज से तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, लेकिन चंद एक्स्ट्रा बातें हैं 1-2 मिनट के लिए जो कि आपको हेल्प करेंगी। डॉट प्रोडक्ट में हमने देखा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ओके। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी लगती है। मिसाल के तौर पर ए डॉट बी प्लस सी, अब क्या आएगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है। तो पता चला, आपने याद रखना है। अब इसका प्रूव नहीं मैं करूँगा। डॉट प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करती है और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी करती है। अब ये एक एमसीक्यूज भी आता है पेपरों में, बोर्ड के पेपरों में भी आ सकता है और एमडी कैट लेवल पे भी, ज़रा गौर कीजिएगा। क्या डॉट प्रोडक्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगती है? देख लेते हैं। ए डॉट बी डॉट सी या ए डॉट बी इंटू सी, 3 वेक्टरों के अंदर। तो बेटा अगर आप गौर करें, आपको पता है ना, ये आप समझ लें, ये एक्स वाई जेड 3 वेक्टर है ना, तीनों परपेंडिकुलर है, ए बी सी, एक्स वाई जेड। तो ए के साथ मैं लिख सकता हूँ आई कैप डॉट सिंप्लिसिटी के लिए, बी के साथ जे कैप डॉट सी के साथ के कैप, सेम एज इट इज, इसी तरह आ जाएगा। पहले ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। अब जे डॉट के का आंसर क्या आएगा, मैंने आपको बताया हुआ है, डॉट में सेम है तो 1 है, डिफरेंट है तो 0 है। तो ये क्या आ जाएगा, आई डॉट 0। तो बेटा ज़रा देखें, ये 0 क्या है, स्केलर, और ये आई कैप क्या है, ये वेक्टर। ये तो गलत है, ये तो है ही गलत। क्या मतलब, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो होता ही 2 वेक्टर्स के दरमियान है। जे डॉट के करेंगे तो 0 आता है, इसका मैं प्रूव आपको करवा चुका हूँ। डॉट में सेम है तो 1 है, डिफरेंट है तो 0 है। तो स्केलर डॉट वेक्टर कर ही नहीं सकते। तो पता चला डॉट प्रोडक्ट में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं लगती। या आप ये कह लें कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन डॉट प्रोडक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये पेपर में आपको एमसीक्यू आ जाए ना, आई डॉट इंटू जे डॉट के, व्हाट इज द आंसर, नॉट पॉसिबल, कर ही नहीं ना सकते, क्योंकि स्केलर को डॉट प्रोडक्ट तो होता ही 2 वेक्टर के दरमियान है, जबकि 0 स्केलर है। तो जाते जाते एक एमडी कैट में एक एमसीक्यू आया था, बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है स्केलर, सबको पता है ना, फार्मूला क्या है, 1/2 mv²। अब काइनेटिक एनर्जी स्केलर है जबकि वेलोसिटी तो वेक्टर है, फिर ये स्केलर क्यों है, क्योंकि ये 1/2 m, ये जो v² है ना बेटा, ये है वेलोसिटी वेक्टर है, तो ये v डॉट v है, क्योंकि ये वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है। इसी वजह से तो काइनेटिक एनर्जी को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो बेटा ये था आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुबशर अहमद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।